नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। 2 दिन के रिमांड पर संजय चंद्रा, यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा को 2 दिन की पुलिस रिमांड दी गई और निवेशकों से वसूले थे उन्होंने 203 करोड़ रुपए। एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरी फर्जी कंपनी में निवेश करने का आरोप लगा। आईपीसी की धारा 420, 406, 120B के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। संतोष जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। संतोष, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए, पेशी के दौरान जो दिल्ली पुलिस की तरफ से 3 दिन की रिमांड की मांग की जा रही थी, और क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि उनके पास जो सबूत हैं उन सबूतों के आधार पे पैसा ट्रांसफर हुए हैं, तो ऐसे में बेनिफिशियरी को पता लगाना बहुत जरूरी है और बेनिफिशियरी का पता लगाने के लिए वक्त चाहिए, और अगर ये बाहर रहते हैं तो इससे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसीलिए इनकी पुलिस कस्टडी की जरूरत है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि इसमें 560 इन्वेस्टर से कंपनी 206 करोड़ के आसपास इकट्ठा किया था और प्रोजेक्ट का कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया था। इस वजह से जो बायर्स थे वो काफी उनको पोजीशन 2008 का प्रोजेक्ट था 11 में मिल जाती था, लेकिन उन्हें 3 साल के दरमियान अपने प्रोजेक्ट नहीं मिले। इस वजह से उन लोगों ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी और उसी शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस उस पर जांच कर रही थी। जांच के दरमियान इनडिस्क्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिल्ली पुलिस को हाथ लगे और उन दस्तावेजों के आधार पर इनकी कल शाम को गिरफ्तारी हुई थी और कुल मिलाकर इनको 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जी, बहुत शुक्रिया संतोष इस बातचीत के लिए। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं संजय चंद्रा के वकील का क्या कहना है। कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन की दलील थी कि इनका 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए, तो हमारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दिया, 2 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। हमारी तरफ से ये दलील दी गई थी कि कभी भी हमने, ये तो सिर्फ डिले का केस है और हम इन्वेस्टर्स को पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हाईकोर्ट में स्कीम भी दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पैसा जमा कराने की कोशिश की है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का केस है। इस तरह के केसों में कभी भी अरेस्ट नहीं होती है, तो दिल्ली पुलिस सबसे पहले अरेस्ट करती है। तो ये जो दिल्ली पुलिस का जो तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का, ये तरीका ही गलत है। प्रवर्तन निदेशालय ने शेल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है और देश भर की 300 शेल कंपनियों को 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इन कंपनियों पर काले धन को सफेद करने का आरोप है। नोटबंदी के वक्त प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर एक कंपनियां निशाने पर आई थी। इन कंपनियों के जरिए कालाधन सफेद किया गया। ईडी के सैकड़ों अफसर छापेमारी में शामिल हैं और यह छापेमारी 16 राज्यों में की गई, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, रांची, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहर शामिल हैं। अब तक के छापे के दौरान अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद मिले हैं, जिनमें कई 100 करोड़ के लेन देन का ब्यौरा मिला। ये छापेमारी देर शाम तक चलने की उम्मीद है। नोटबंदी के बाद अब सरकार की नजर है बेनामी संपत्ति पर। सरकार बेनामी संपत्ति के खिलाफ जल्द एक्शन लेने जा रही है। नोटबंदी के दौरान डिपॉजिट्स पर पैनी निगरानी रखी गई। बड़े कैश डिपॉजिट्स को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने 18 लाख लोगों को नोटिस भी भेजा। उधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत संपत्ति का ऐलान करने की डेडलाइन खत्म हो गई। इसके बाद अब सरकार गैर कानूनी तरीके से हुए बड़े डिपॉजिट पर सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को बेनामी लॉ के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडवाइजर शक के दायरे में हुए सभी ट्रांजैक्शंस की जांच करेंगे। मार्च के आखिरी हफ्ते में वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स विभाग ने गैर कानूनी कैश डिपॉजिट्स पर चर्चा की और एक्शन प्लान तैयार किया और गैर कानूनी डिपॉजिट्स पर बेनामी एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कैस्टर वायदा के मार्जिन के विरोध में किसान सोमवार को सेबी के ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान गुजरात के ये सभी विरोध प्रदर्शन करेंगे और सेबी के निर्देश पर एनसीडीएक्स ने 20% का मार्जिन लगाया था। कैस्टर वायदा में खरीदारी पर ये 20% का मार्जिन लगाया गया और किसानों की ये दलील है कि मार्जिन लगने से हाजिर बाजार में दाम गिर जाएगा। किसानों को नुकसान होने का आशंका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत की प्रगति में एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि एनडीबी को भारत में स्मार्ट सिटी और मेट्रो प्रोजेक्ट में मदद करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने ये बातें न्यू डेवलपमेंट बैंक के एनुअल मीट में कही।
India has a huge unmet need for investment in infrastructure, estimated to the tune of about rupees 43 lakh crores, which is about $646 billion over the next 5 years. 70% of this will be required in the power, roads and urban infrastructure sectors. Perhaps our Prime Minister expressed it in the most eloquent way when he said, India alone offers the opportunities that could rival those of the entire continent. It offers today the possibilities of a full century. And if we want to do all this in a cleaner, greener and a sustainable way, this offers an enormous opportunity to an institution like the NDB, whose core mandate is sustainable infrastructure development. और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रोग्राम में खुद केवी कामत भी मौजूद थे। केवी कामत ने कहा कि एनडीबी ने अब तक 7 प्रोजेक्ट्स पूरे किए। उन्होंने कहा कि चौथी आर्थिक क्रांति जारी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को करीब $300 करोड़ का लोन देगा। We are focused on building the foundation of NDB and have progressively put in place necessary policy and administrative structures to support our founders' vision and our commitment to green and environmentally friendly projects. As was indicated by the Finance Minister, 7 projects have been done so far. And 6 of these are in the renewable energy sector, while 1 finances transport connectivity. We signed our first loan agreement for a project in China December last year, which was funded in renminbi, and began the process of providing local currency lending, which we believe is important for all our member countries. We have signed our second loan in India during this trip here. आज से कई बड़े बदलाव हुए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं। नए वित्त वर्ष में टैक्स स्लैब में बदलाव हो गया। साथ ही अब 1 पन्ने का ITR फॉर्म कर दिया गया। आज से BS3 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गया। कल तक BS3 गाड़ियां खरीदने के लिए बाइक शोरूम पर भारी भीड़ लगी रही। इसके अलावा आज से पेट्रोल डीजल के दाम में भी भारी कटौती हुई है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में भी बड़े बदलाव हुए। आज से देश भर में कहीं भी आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। हालांकि आज से इंश्योरेंस खरीदना महंगा हो गया है। वहीं हाईवे के 500 मीटर के अंदर अब शराब नहीं बिकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा है। नए वित्त वर्ष के साथ देश आज बदल जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर जिससे आपकी जेब पर बोझ भी कम होगा वो है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल 3 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं डीजल के दाम भी 2 रुपए 91 पैसे कम हो गए हैं। वैसे पेट्रोल डीजल के दामों में अगर राज्य सरकार लेवी कम करती है तो ये और सस्ता हो सकता है। वैसे तेल सस्ता होने की बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की घटती कीमत, जो 1 महीने में करीब 13% कम हुई है। लेकिन बुरी खबर बैंकों की तरफ से है, जो अब ट्रांजैक्शन चार्ज वसूलेंगे। एक्सिस, HDFC और ICI जैसे बैंकों ने 1 मार्च 2017 से ही नए कैश ट्रांजैक्शन चार्ज लागू कर दिए थे। वहीं आज से देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नया ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। SBI के सेविंग अकाउंट होल्डर्स को हर महीने 3 कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे, जबकि अगले हर ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज के साथ 50 रुपए फीस लगेगी। वहीं SBI ने IMPS से फंड ट्रांसफर करने पर भी चार्ज बढ़ा दिया है। 1000 रुपए तक की रकम फ्री में ट्रांसफर की जा सकेगी, जबकि इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स के साथ 1.5 रुपए से लेकर 11.5 रुपए तक फीस लगेगी। SBI के खाता धारकों को खाते में न्यूनतम निर्धारित राशि भी रखनी होगी, जो मेट्रो में 5000 रुपए जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 1000 रुपए तक होगी। वहीं कैशलेस इंडिया की राह पर तेजी से बढ़ते हुए अब 2 लाख से ज्यादा कैश की पेमेंट पर जुर्माना लगेगा। वहीं बैंकों ने FD पर ब्याज दरें कम कर दी हैं, जबकि होम लोन को सस्ता किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 लाख के लोन पर अब 4% ब्याज और 12 लाख के लोन पर 3% ब्याज लगेगा। आज से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक छोटा नया फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म का नाम सहज रखा गया है। रिटर्न फॉर्म भरते समय अपना पैन, आधार नंबर और कुछ निजी जानकारियां देनी होंगी। रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा आज से 31 जुलाई तक जारी रहेगी। आयकर विभाग ने इस फॉर्म से पुराने कुछ पॉइंट्स हटा दिए हैं,
जिससे छोटा और आसान बन गया है। खास बात यह है कि इसमें आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना होगा। अब तक आपने जब भी ITR फिल किया है आपको आधार नंबर मेंशन नहीं करना होता था। बाकी जानकारियां जैसे आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और बाकी पैन नंबर की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आज से हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है। जनरल इंश्योरेंस में कंपनियों को एजेंटों को ज्यादा कमीशन देने की इजाजत मिल गई है। वहीं गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है। ये इजाफा 40 से 50% तक होगा, जिसका दक्षिण भारत के ट्रक चालकों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि 1000 सीसी से कम क्षमता वाली निजी गाड़ियों के इंश्योरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि दोपहिया वाहनों में 75 सीसी से ज्यादा के इंजन वाली बाइक का बीमा महंगा हो गया है। आज से प्रदूषण के खिलाफ भी नई जंग शुरू हो जाएगी। BS3 गाड़ियों पर बैन आज से लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मानकों पर सख्ती दिखाते हुए 1 अप्रैल से BS3 गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले से करीब 8 लाख गाड़ियों पर असर पड़ने की संभावना है। सड़क पर गाड़ियों पर लगाम लग रही है, साथ ही सड़क से शराब दूर रहे, इसके लिए आज से हाईवे पर शराब की दुकानें 500 मीटर के दायरे में नहीं रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को संशोधित करते हुए नेशनल और स्टेट हाईवे से 220 मीटर तक की दूरी के बाद शराब बिक्री की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे इलाके जहां आबादी 20,000 से कम है, वहां हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोले जाने का संशोधन मेघालय, सिक्किम और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की वजह से लिया गया। NHAI ने टोल टैक्स में 2 से 3% की बढ़ोतरी कर दी है। वाहन चालकों को अब 5 से 10 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। वहीं आज से सिगरेट और तंबाकू वाले उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी 4.2% से बढ़ाकर 8.3% कर दी गई है। यानी आज से अपना दिल जलाना और महंगा हो जाएगा। वहीं आज से देश में वीजा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। पर्यटन और मेडिकल टूरिज्म से कमाई बढ़ाने के मकसद से केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 30 नवंबर को मौजूदा वीजा की व्यवस्था में कई बदलाव को मंजूरी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। मुलायम सिंह यूपी के मैनपुरी में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उनका दर्द छलक उठा। मुलायम ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का नहीं हो सकता। मुलायम ने कहा कि उनका इतना अपमान कभी नहीं हुआ और जिस बेटे को मुख्यमंत्री बनाया उसी ने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि अपने चाचा को भी बेइज्जत करके मंत्री पद से हटा दिया। मुलायम सिंह ने साफ किया कि यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की हार की बड़ी वजह यही थी। कल शाम सीएम योगी आदित्यनाथ को वाराणसी की सड़कों पर देख लोग चौंक गए। सब हैरान थे कि अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी आ गए, लेकिन जल्द ये खुलासा हो गया कि लाल बत्ती में घूमने वाला शख्स सीएम योगी नहीं, सीएम योगी की तरह कपड़े पहनने और सुरक्षा कर्मियों के साथ लाल बत्ती लगी गाड़ी में घूमने की वजह से लोगों ने इन्हें सीएम योगी ही समझ लिया। सीएम योगी की तरह दिखने वाले इस शख्स के साथ गाड़ी में 2 बॉडीगार्ड्स थे, जो बिल्कुल वैसे ही गाड़ी के गेट पर लटके थे जैसे सीएम या पीएम की सुरक्षा में लगे गार्ड्स होते हैं। आगे आगे कमांडो की तरह ड्रेस पहने 2 लोग हाथ में बंदूक लेकर चल रहे थे। ऐसे में सभी को यही लगा कि खुद सीएम योगी वाराणसी आए हैं। दरअसल कल वाराणसी में झूलेलाल की जयंती पर झांकी निकाली जा रही थी। सीएम योगी की तरह दिखाने वाला ये शख्स भी झांकी में चल रहा था। हालांकि ये शख्स कौन है यह अभी तक साफ नहीं हो सका। अब सवाल यह है कि जिसे लोग सीएम समझ रहे थे, क्या उसके पास नीली और लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने का अधिकार था? क्या उसे इस तरह काफिले में बॉडीगार्ड्स लेकर चलने का अधिकार था? बॉडीगार्ड्स के पास जो हथियार थे वो असली थे या नकली? अगर नियमों का उल्लंघन किया गया, सीएम के नाम पर भ्रम फैलाया गया, तो क्या इन पर कार्रवाई होगी? उत्तराखंड के बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने राज्य के ग्लेशियर, बुग्याल, वेटलैंड, जंगल और सभी प्राकृतिक जल स्रोतों को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया है। इससे पहले कोर्ट गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे चुका है। हाईकोर्ट ने इस आदेश के पालन के लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव समेत 6 अधिकारियों को नियुक्त किया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इन प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान पहुंचाने पर एक जीवित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया जा सकेगा।
माननीय उच्च न्यायालय ने कल एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और इन तमाम चीज़ों को, जंगल को, ग्लेशियर को, झरनों को, झील आदि इत्यादियों को एक जीवित व्यक्ति के समान अधिकार दिए गए।